हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लिटिल फाइटर आद्रिका। तो अगर आपका बेबी प्री मैच्योर है या आपका बेबी आपके प्रेगनेंसी के 37 वीक के पहले पैदा हो गया है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो मेरे इंस्टाग्राम की आईडी पे मुझे पर्सनली मैसेज आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि आप अपने 24 वीक्स प्री मैच्योर बेबी का कैसे केयर की, प्लीज़ शेयर करिए हमें। तो ये वीडियो मैंने स्पेशली आप लोग के लिए बनाया है, शायद मेरी इस वीडियो से आपको हेल्प मिल सके अपने प्री मैच्योर बेबी को केयर करने में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपने 24 वीक्स प्री मैच्योर बेबी का, जिसका बर्थ वेट 600 ग्राम था और एनआईसीयू से डिस्चार्ज के समय उसका वेट 1.4 केजी था, मैंने उसका कैसे केयर किया, कैसे ध्यान रखा, उसकी छोटी छोटी बातों को कैसे मैंने केयर किया कि मेरा बेबी 6 मंथ में सिर्फ एक बार बीमार पड़ा, वो भी मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से। तो वो गलती मैं क्या की, वो आपको इस वीडियो में भी बताऊंगी कि जो गलती मैंने की है, शायद वो गलती आप मत करना, जिसकी वजह से आपको आपकी बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे मेरे बेबी को हुआ कि मेरा बेबी डिस्चार्ज के बाद आफ्टर 1 मंथ फिर एनआईसीयू शिफ्ट हो गया 1 वीक के लिए। तो वो जो मेरे से गलती हुई मैं आपको बताऊंगी। जब हम एक प्री मैच्योर बेबी को एनआईसीयू से घर लाते हैं तो उस टाइम पे हमारे पेरेंट्स के मन में बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि हम अपने प्री मैच्योर बेबी का कैसे केयर करेंगे, कर पाएंगे कि नहीं, हम इतना छोटा सा बेबी को कैसे ध्यान में रखेंगे, मतलब बहुत से वरीड होते हैं क्योंकि हम इतना छोटा बेबी कभी देखे भी नहीं थे और हमारे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है, तो हम बहुत वरीड होते हैं उस टाइम पे। तो मैं आपसे एक बात बोलूँगी कि जब हम एक नॉर्मल बेबी को भी, न्यूबॉर्न बेबी को जब घर लाते हैं तो डॉक्टर हमें बोलते हैं कि आपको इसको केयर करना है। हमारे केस में, हमारे प्री मैच्योर बेबी के केस में ये है कि हमें उसे एक्स्ट्रा केयर करनी है। सिर्फ यही अंतर है, आपको उसकी छोटी छोटी बातों को केयर करनी है। हमें उसे इन्फेक्शन से बचाना है, हमें उसे ऐसी ऐसी चीज़ों से बचाना है जो जो उसके लिए हार्मफुल है, बस यही है। अगर आप ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लो कि आपके पास, आप उस टाइम पे आपको लगेगा कि शायद मुझसे नहीं होगा, मुझे खुद लगता था कि शायद मुझसे नहीं होगा, कैसे करूँगी मैं, इतना छोटा सा बेबी है, डॉक्टर ने बोला था कि उसकी हर चीज़ों से उसको बचाना है। बट अगर आप, जब अपने बेबी को देखोगे कि इतना छोटा सा बेबी आपका इतना फाइट कर सकता है अपनी लाइफ के लिए, तो हम क्या उसके लिए इतना भी नहीं कर सकते? तो आपके पास खुद वो हिम्मत आ जाएगी उस टाइम पे। मैं भी सोचती थी कि मुझसे नहीं होगा, बट मैंने किया, अपनी बेबी का एक अच्छे से केयर किया कि मेरा बेबी जब 6 मंथ का हो गया और किसी ने उसे देख के ये नहीं बोला है कि हाँ आपका बेबी प्री मैच्योर लगता है। तो अगर आपके पास दो चीज़ें हैं तो आप बिल्कुल वो कर सकते हो, एक पेशेंस और दूसरा हिम्मत। ये दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए एक प्री मैच्योर बेबी के पेरेंट्स आप हो तो। इससे पहले मेरा एक फ़र्स्ट एडवाइस है आप लोगों के लिए, जब हम एक प्री मैच्योर बेबी को घर लाते हैं तो उस टाइम पे हमारे डॉक्टर हमें कुछ इंस्ट्रक्शन बताते हैं कि आपको अपनी बेबी के साथ ये चीज़ें नहीं करनी है और ये चीज़ें करनी है। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने डॉक्टर की बातों को बिल्कुल फॉलो करें। जो आपसे आपके डॉक्टर कहते हैं आपको वही चीज़ें अपने घर पे करनी है। तो जैसे मेरे केस में मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपको अपने बेबी को जरम घुट्टी, हनी और काजल वगैरह नहीं लेना है, लगाना है, उसे बॉटल नहीं देना है। तो मैंने उसे कभी ये सब चीज़ें नहीं दिया। मुझे कुछ पेरेंट्स कमेंट कर रहे थे कि हाँ आपने अपने बेबी को ये सब चीज़ें, हनी वगैरह दिया है। हाँ, तो मैं उनसे पर्सनली ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप ये सब रिस्क मत लो अपने प्री मैच्योर बेबी के साथ। अब तो डॉक्टर नॉर्मल बेबी को भी मना कर रहे हैं ये सब चीज़, और आपका बेबी तो प्री मैच्योर है, तो आपके बेबी के लिए ये रिस्क हो सकता है। तो प्लीज़ आप ये सब चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करें। अगर आपके डॉक्टर ने आपको मना किया है तो उनकी बातों को बिल्कुल फॉलो करें, जैसा वो कहते हैं आपको वही चीज़ें करनी है। तो जब हम एक प्री मैच्योर बेबी को एनआईसीयू से घर लाते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास कुछ ऐसे एसेंशियल आइटम होने चाहिए जो हमारे बेबी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। और जैसे मैंने अपनी बेबी के लिए ये चीज़ें कैरी किया, और मैं आपसे यही बोलूँगी कि अगर आपका बेबी भी प्री मैच्योर है तो आप ये चीज़ों को बिल्कुल कैरी करो, क्योंकि ये एसेंशियल आइटम आपके बेबी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो जैसे फर्स्ट मैं अपने बेबी के लिए लिया था वो है हैंड सैनिटाइज़र। इसका यूज बेबी का इन्फेक्शन से बचाने में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि जब हम एक प्रीमेच्योर बेबी को घर लाते हैं तो उसे हमें सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन से बचाना होता है, और उसके लिए हमें उसे प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा। और उसके लिए हम कोशिश करें कि हम बेबी को बिना हैंड सैनिटाइज किए या फिर हैंड को क्लीन किए अपने बेबी को टच न करें। और मोस्टली जब अगर कोई अदर पर्सन भी आपके घर में आपको, आपकी बेबी को टच करता है, तो वो भी अपने हाथ को बिना क्लीन किए उसे टच ना करें, क्योंकि इससे बेबी को इन्फेक्शन हो सकता है और बेबी बीमार पड़ सकता है। तो उसके लिए हमें ये चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि हमारे पास ये हैंड सैनिटाइज़र होना चाहिए जो हमारे बेबी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। जो दूसरी आइटम है वो है थर्मामीटर।
थर्मामीटर का यूज़ हम अपने बेबी के बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए करते हैं। तो जब हम एक प्रीमेच्योर बेबी को घर लाते हैं तो उस टाइम पे हमारे डॉक्टर हमसे कहते हैं कि आपको अपने बेबी को वार्म रखना है। तो हम इसलिए अपने बेबी को मोस्टली कवर करके रखते हैं। तो कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो अपने बेबी को वार्म रखने में इतने उसे कपड़े डाल देते हैं कि बेबी को फ़ीवर हो जाता है। मोस्टली जब मैं अपने बेबी को लेके नैसो में शिफ्ट थी तो उस समय मेरे सामने एक लेडी डिस्चार्ज हुई और आफ्टर 2 डेज़ वो फिर से एनआईसीयू में शिफ्ट हो गईं। तो डॉक्टर को लगा कि बेबी को कोल्ड हुआ है, बट जब वो एनआईसीयू में आया तो डॉक्टर को पता चला कि बेबी को फ़ीवर हुआ है और ये बात पेरेंट्स को पता भी नहीं था क्योंकि पेरेंट्स ने उसे इतने कपड़े डाल रखे थे कि बेबी को फ़ीवर हो गया। तो उस केस में जैसे मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला था कि जब तक आपका बेबी एक नॉर्मल बेबी के रेंज में नहीं आ जाएगा, लाइक 3 केजी प्लस तक नहीं होता है, तो आपको अपने हर मॉर्निंग अपने बेबी के बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करना है। इससे ये मालूम चलता है कि हाँ, मेरा बेबी का जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन रह रहा है कि नहीं, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें डॉक्टर ने ये बोला था कि आपको अपने बेबी के बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखना है। अगर हम अपने बेबी को बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रखते हैं तो हमारा बेबी को प्रॉब्लम हो सकता है। थर्ड आइटम है वो है नेबुलाइज़र मशीन। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमारे बेबी को कोल्ड होता है, तो डॉक्टर हमें बोलते हैं कि आप अपने बेबी को स्टीम दो, और डॉक्टर हमें बताएंगे कि आपको अपने बेबी को 2 से 3 बार स्टीम देना है। तो इसके लिए हम बार बार डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकते अपने बेबी को लेकर स्टीम देने के लिए। तो उसके लिए हमें हमारे पास नेबुलाइज़र मशीन होनी चाहिए जिससे हमें अपने बेबी को कोल्ड होने पे उसे स्टीम दे सके। जब जब भी आपको लगे कि आपके बेबी को नोज़ ब्लॉक हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उसे स्टीम दे सकते हो, उससे बहुत बेनिफिट होता है। फोर्थ है जो मेरे डॉक्टर ने मुझे पर्सनली बताया था कि अगर आपका बेबी का विंटर स्टार्ट हो रहा है और आपको अपने बेबी को कुछ चीज़ों से बचाना है तो आप उसे बचाना नॉर्मल रूम हीटर से, जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं अपने लिए। तो डॉक्टर ने हमें बोला था कि उससे हमारे बेबी को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि हमारा बेबी बहुत छोटा है, उसके अभी ऑर्गन्स भी डेवलप नहीं हुए हैं पूरे अच्छे तरीके से। तो जैसे मेरे केस में डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप नॉर्मल रूम हीटर मत यूज़ करना क्योंकि आपका बेबी छोटा है और आपके बेबी के लंग्स को इफ़ेक्ट कर सकता है, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम आ सकती है, उसके नोज़ ब्लॉक हो सकते हैं। तो हमें उन्होंने रिकमेंड किया था ऑयल हीटर, तो हमने वो चीज़ें लिया। ऑयल हीटर हमारे बेबी के नोज़ को भी ब्लॉक नहीं करता और उसे उसके ऑक्सीजन लेवल को भी मेंटेन रखता है। उसमें आप अगर रूम लॉक करके भी सोते हो और बेबी को, तो बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हमने वो ऑयल हीटर को कैरी किया क्योंकि वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, बट आप अफोर्ड कर सकते हो, तो आप कोशिश करो कि आप अपने बेबी के लिए ऑयल हीटर का ही यूज़ करो। बात करेंगे कि हमें अपने प्री मैच्योर बेबी के लिए किन छोटी-छोटी बातों को केयर करना है। उसके जुड़ी हर छोटी-छोटी बातों को केयर करके आप उसे बीमार होने से बचा सकते हो, उसे इन्फेक्शन होने से बचा सकते हो, जो मैंने अपने पर्सनल अपने प्री मैच्योर बेबी के साथ किया। मैं अपने एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ कि शायद आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके। तो फर्स्टली जब हम अपने प्री मैच्योर बेबी को घर लाएँ तो हम कोशिश करें कि हम उसे इन्फेक्शन से बचाएँ। तो उसके लिए हम उसे जितने कम लोग उसे टच करेंगे उतने ही वो उसको इन्फेक्शन होने का खतरा भी कम होगा। तो उसके लिए अगर आप मदर या फादर, या अगर मदर के अलावा कोई और अदर पर्सन उसकी केयर करता है, तो कोशिश करो कि सिर्फ आप मदर और उसके अलावा एक पर्सन ही उसको टच करें क्योंकि टच से ही सबसे बड़ा इन्फेक्शन फैलता है बच्चों में। तो उसके लिए आपको उसको बचाना है कि आपको अगर कोई आपके घर में उसे देखने आ रहा है, तो आप कोशिश करो कि आप उसे दूर से बोलो कि देखें, टच ना करें। और आप जितने खुद मदर भी बहुत कम लोगों से इन्वॉल्व हो, कम लोगों से मिले क्योंकि आपको अपने बेबी के पास प्रॉपर रहना है। तो अगर आपको भी इन्फेक्शन होता है या फिर आपको भी इन्फेक्शन हो जाएगा, तो आपके थ्रू आपको बेबी को हो जाएगा। तो जैसे मैं 3 मंथ तक अपने रूम से बाहर नहीं निकली, मतलब लाइक अपने घर से बाहर नहीं निकली सिर्फ़ अपने बेबी के लिए, क्योंकि मुझे लगा था कि अगर मैं बाहर जाऊँगी और मुझे इन्फेक्शन होता है तो मेरे बेबी को भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो आप कोशिश करो क्योंकि आप जो स्टार्टिंग में अपने बेबी को केयर करोगे तो फिर आपका बेबी तुरंत नॉर्मल बेबी की रेंज में आ जाएगा। जैसे मैंने किया कि मैंने 3 मंथ, मतलब मैंने अपने बेबी के लिए हर छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखा है। तो आप कोशिश करो कि आप इन्फेक्शन से बचाओ अपने बेबी को फर्स्ट। जो दूसरी है, आपको अपनी बेबी को प्रॉपर फीड देनी है।
मतलब आपके डॉक्टर ने आपको पर हावर पर 2 हावर जितना फ़ीड बोला है अपने बेबी को, तो आप अपने बेबी को हर 2 घंटे पे आपको फ़ीड देनी देनी है। आप कुछ भी कर रहे हो तो आपको अपने बेबी के साथ ये गलती नहीं करनी है तो कि नहीं आप अपने बेबी को थोड़ी देर बाद दूध दे सकते हो, नहीं। आपको हर 2 घंटे पे अपने बेबी को फ़ीड देना है जितना आपके डॉक्टर ने आपको बताया है। थर्ड जो है वो आपको प्रॉपर केएमसी देनी है जब तक आपका बेबी 3 केजी तक नहीं आता है। जैसे मैंने अपने बेबी को बहुत ज़्यादा अच्छे से केएमसी दिया। जब मैं घर आई और मेरे डॉक्टर ने 1 मंथ बाद मेरी बेबी 2.5 केजी हो गई, 1.4 पे मेरी बेबी घर आई और 1 मंथ बाद मेरी बेबी 2.4 हो गई थी। तो वो सिर्फ़ केएमसी की वजह से। और आप उसे प्रॉपर केएमसी दोगे तो मैं सच बता रही हूँ आपका बेबी का वेट बहुत तेज़ बढ़ेगा। तो आप उसे प्रॉपर केएमसी दो और आप उसे कोशिश करो कि आप जो आपकी जो बेबी है वो प्रॉपर नींद ले। क्योंकि जो नींद है, जो बेबी की स्लीप है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है छोटे बच्चों के लिए। नॉर्मल न्यू बॉर्न बेबी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमारे बेबी को तो प्री मैच्योर है। तो जितनी वो अच्छे से नींद लेगी उसका ब्रेन डेवलप होगा। तो हम कोशिश करें कि हम अपने बेबी को प्रॉपर नींद दें, प्रॉपर फ़ीड दें, उसे प्रॉपर केएमसी दें, उसे इन्फेक्शन होने से बचाएँ। लोगों से कम इन्वॉल्व हो। अगर मदर खुद लोगों से कम इन्वॉल्व होगी तो आप अपने बेबी को भी आराम से बचा सकते हो इन्फेक्शन होने से। जो फोर्थ ये है, अगला है कि अगर अगर आपके डॉक्टर ने आपको अपने बेबी को मसाज के लिए बोला है तो आप कोशिश करो कि आप अपने बेबी को हल्के हाथों से मसाज करो। जैसे मेरे केस में मेरे डॉक्टर ने मुझे एक ऑयल दिया था अपने बेबी को फीड में देने के लिए। तो वही ऑयल हमारे डॉक्टर ने हमें कहा था कि आपको अपनी बेबी को किस स्किन पे अप्लाई करनी है। तो हमने उसे स्टार्टिंग में हल्के-हल्के हाथों से मैंने उसे अपने बेबी के स्किन पे अप्लाई किया। छोटी-छोटी बातों को केयर करके अपने बेबी को इन्फेक्शन होने से बचा सकते हैं, उसे बीमार होने से बचा सकते हैं। क्योंकि अगर हमारा बेबी बीमार हो जाता है, तो उसे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, उसका वेट भी कम हो जाएगा, उसे फिर से एनआईसीयू में शिफ्ट होना पड़ेगा। तो हम कोशिश करें कि हमारा बेबी कम बीमार पड़े और उसके लिए हम इन छोटी-छोटी चीज़ों को केयर करके अपने बेबी को आराम से इन्फेक्शन होने से, उसे बीमार होने से बचा सकते हैं। तो और अगर आपके डॉक्टर ने आपको आयरन, कैल्शियम और विटामिन की सप्लीमेंट आपको दिए हैं अपने बेबी के लिए, तो आप उसे मिस मत करो। आप उसे पर डे वो दो, क्योंकि वो उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो अब हम बात करते हैं कि मेरी वो गलती क्या थी कि जिसकी वज़ह से मेरा बेबी बीमार पड़ी और आफ्टर 1 मंथ बाद वो नेसू में शिफ्ट हो गई 1 वीक के लिए। तो जैसे जब हम बेबी को घर लाए और उस टाइम पे उसके विंटर स्टार्ट थे, तो हम बोलते हैं कि बेबी को विटामिन डी देना चाहिए और उसके लिए हमें उसे धूप में ले जाना चाहिए। तो वही गलती मैंने किया, मैं अपनी बेबी के बॉडी टेम्परेचर को बहुत जल्दी चेंज कर दिया, जिसकी वज़ह से मेरी बेबी बीमार पड़ गई। जैसे अंडर 3 केजी मेरी बेबी थी और मैंने उसे धूप दिलाने के लिए विटामिन डी देने के लिए मैं उसे धूप में ले गई और मेरी बेबी 10 दिन तक ये चीज़ें कंटिन्यू चलता रहा और फिर उसे हल्का कोल्ड हुआ। हमें लगा नॉर्मल कोल्ड है, डॉक्टर ने हमें नॉर्मल सैलाइन वाटर बोला कि सैलाइन वाटर से आप स्टीम दो। फिर जब हमने दिया तो ठीक नहीं हुआ। फिर हम दोबारा हमें एक दिन अचानक देखा कि बेबी बिल्कुल बिल्कुल इनएक्टिव हो गई है, मतलब फ़ीड भी नहीं ले रही है। फिर हमें लगा कि कोई प्रॉब्लम है, हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बताया कि बेबी को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा था, मतलब उसकी साँसें बहुत तेज़ चल रही थी। उसको कोल्ड हो गया था, उसको उसके सीने में कफ जम गए थे। तो जिस वजह से मेरा बेबी ऐसे इनएक्टिव हो गया था और फिर हमारे डॉक्टर ने हमें बताया कि हमने अपनी बेबी का टेम्परेचर को बहुत जल्दी चेंज कर दिया, वो मेंटेन नहीं कर पाया क्योंकि हमारा बेबी प्री मैच्योर था, उसकी इम्यून सिस्टम बहुत वीक थी अभी। तो हम कोशिश करें कि अगर हमारा बेबी बहुत वीक है और उसका वेट अभी बहुत कम है, तो हम उससे ये गलती ना करें जो मैंने किया। क्योंकि जो हम डॉक्टर हमें जो विटामिन और कैल्शियम वगैरह देते हैं, जो सप्लीमेंट हमें देते हैं, तो हमारे डॉक्टर ने बताया कि हम जो आपको देते हैं विटामिन डी सप्लीमेंट, वो उससे कवर हो जाता है। आपको विटामिन डी देने के लिए आप अपनी बेबी को धूप में मत ले जाओ, क्योंकि जो हम आपको सप्लीमेंट दे रहे हैं वो आपको बेबी को मिल जाएगा उस सप्लीमेंट से। तो आप कोशिश करो कि जो गलती मैंने की वो आप मत करना, क्योंकि उससे आपकी बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है। और लास्ट में मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको मेरी इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिली है तो प्लीज़ मुझे फ़ीडबैक दें और आप मेरी वीडियो को शेयर करें, ताकि अगर मेरी इस वीडियो को उन पेरेंट्स तक पहुंच पाए जो एनआईसीयू के बाहर इस जंग को लड़ रहे हैं और उन्हें नहीं पता है कि हम अपने बेबी को कैसे केयर करेंगे और उन्हें घर लाए हैं, उनकी ये फर्स्ट बेबी है, तो उनके लिए भी ये वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें।
और मेरी वीडियो कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दें।